नमस्कार। प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। आप सबका स्वागत है। हम चर्चा करते हैं हर दिन देश के डेमोक्रेटिक ताने बाने पर, लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जाए, जो वर्तमान लोकतंत्र की व्यवस्था है वो क्यों अपना प्रभाव छोड़ पाने में असफल रह रही है। और इसी सिलसिले में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि लोकतंत्र के नाम पर नफरत क्यों, लोकतंत्र में इतनी नफरत क्यों है इतनी नफरत। ये बात इसलिए कि रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान देश के अलग अलग प्रदेशों में सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ है। हम परिणाम तो देख रहे हैं कि सांप्रदायिक तनाव है, लेकिन इसके कारण क्या है? क्यों देश में दुनिया की सबसे बड़ी मजबूत पार्टी की सरकार है, जिनकी डबल इंजन की सरकारें हैं, लेकिन वो सांप्रदायिक दंगा रोक पाने में असफल है। स्थानीय स्तर पर विपक्ष के दलों की सरकारें हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है, तृणमूल कांग्रेस है, बिहार में आरजेडी जेडीयू है, महाराष्ट्र में बीजेपी और उनके सहयोगी दल है। सारे दल सांप्रदायिक ताकतों के सामने नतमस्तक क्यों दिख रहे हैं? क्यों कुछ नहीं कर पा रहे? क्या सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले एलिमेंट्स जो सत्ता में है, सरकार चला रहे हैं, जिनके पास प्रशासन है, न्यायपालिका है, विधायिका है, उनसे ज्यादा पावरफुल हो गए हैं क्या? बहुत गंभीर सवाल है। और इन्हीं गंभीर सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ बहुत बड़ा पैनल जुड़ रहा है, नामचीन लोगों का पैनल। हम सबका स्वागत करते हैं और सबसे आपको रूबरू भी कराते हैं। हमारे साथ शैलेंद्र दुबे जी हैं, देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। हर दिन आप टेलीविजन चैनल पर उन्हें जब तक प्रेम जी आते हैं तब तक हम आपस में अपना परिचय कर लें। आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मैं शक्ति प्रकाश, वरिष्ठ पत्रकार। जी जी, मैं सत्यदेव चौधरी हूँ। नमस्कार। नमस्कार। हमने एक सत्य बहुमत पार्टी बनाई हुई है। नमस्कार नमस्कार जी। देवेंद्र जी, जी जी सर, आवाज मिल रही है। देवेंद्र प्रमुख। मेरे ख्याल से अभी हम ऑन एयर हैं, तो इसको दोबारा वो करना पड़ेगा, एडिफाई करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, है ना? कुछ टेक्निकल इश्यूज है लगता है, क्योंकि अब इस तरह का कैजुअल टॉक तो उसमें नहीं आ सकता ना। तो दोबारा जी बिल्कुल। आप सब लाइव हैं। और एक बार सबसे आग्रह है कि जब कभी भी हमारा नेटवर्क चला जाता है तो आप खुद को लाइव समझते हुए डिबेट को जारी रखें, क्योंकि इस दौरान आपने जो भी अनऑफिशियल बातें की होंगी सब लाइव जा रहा होगा
ये हमारे स्ट्रीम यार्ड जिससे हम लाइव करते हैं उसकी खासियत होती है कि लाइव डिसकनेक्ट नहीं होता है। चलिए हम आज लौटते हैं अपने दर्शकों के बीच एक बार फिर। शैलेंद्र दुबे जी का मैं परिचय करा रहा था कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, देश के नामचीन राजनीतिक विश्लेषक। आपका बहुत बहुत स्वागत। देवेंद्र प्रमुख जी बीजेपी नेता हैं और बहुत प्रखरता के साथ, बहुत मजबूती के साथ और तर्कपूर्ण तरीके से अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं और अपनी पार्टी की तरफ से उनकी राय आती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार शक्ति प्रकाश जी पटना से। शक्ति प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिपोर्टिंग की दुनिया में इन्होंने बड़े बड़े परचम जो है लहराए हैं और बड़े बड़े चैनलों में आपने काम किया है, दिल्ली से लेकर पटना तक और देश के अलग अलग हिस्सों में भी। हमारे साथ जुड़े हैं ब्रिजेश भाटी जी, किसान नेता हैं और जाना पहचाना किसान चेहरा। जब कभी भी किसानों के विषय पर चैनलों को जरूरत पड़ती है चर्चा करने की या फिर आम लोगों से भी जुड़ी बातों की, तो ब्रिजेश भाटी जरूर याद आते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सम्माननीय सत्यदेव चौधरी जी, सत्य बहुमत पार्टी के संस्थापक नेता हैं और लोकतंत्र के प्रहरी भी। लोकतंत्र के प्रहरी तो हम सब हैं। मैं एक सवाल लेकर सबसे पहले सत्यदेव चौधरी जी के पास ही आता हूं कि चौधरी साहब, आप तो लोकतंत्र की इस व्यवस्था से बहुत नाखुश रहते हैं और आप नया विकल्प देना चाहते हैं। और हम जो ये अभी नफरत का वातावरण पूरे देश में देख रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि कोई पार्टी नहीं है जिसकी कहीं ना कहीं सरकार ना हो, गठबंधन में या गठबंधन से बाहर, केंद्र में या प्रदेश में, और कोई प्रदेश नहीं है जहां पर कि सांप्रदायिक दंगे ना हो। सत्यदेव जी, जब तक प्रेम जी आते हैं, आई थिंक टेक्निकल चैलेंज है, तो जो उन्होंने प्रश्न रखा है आप उस पर अपना जो है पक्ष रखने का प्रयास करिए प्लीज। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। देखिए, लोकतंत्र में नफरत नहीं होनी चाहिए, परंतु नफरत तो है। अब प्रश्न ये बन गया कि लोकतंत्र में नफरत क्यों है। नफरत के बहुत तरह के प्रकार हैं, लेकिन अब मुख्य रूप से इस नफरत को खाली एक हिंदू मुसलमान के आधार को बनाकर हम इस नफरत की चर्चा करने का प्रयास करते हैं। नफरत के जिम्मेवार मैं समझता हूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही हैं, क्योंकि नफरत को कम करने का प्रयास ना तो सत्ता पक्ष ने किया और ना ही विपक्ष वालों ने भी कोई 75 सालों की राजनीति में कोई नफरत समाप्त हो जाए इस तरीके का कोई प्रयास नहीं किया। और इसका मेन मुख्य कारण है हमारी राजनीतिक व्यवस्था। नफरत समाप्त ना करके सत्ता पर कैसे आया जाए, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का ही उद्देश्य ये बना रहता है कि सत्ता पर कैसे आया जाए। नफरत समाप्त होने की तो बात छोड़ो, नफरत कम भी नहीं करी जाती। क्या चुनाव लड़कर केवल सरकार पर कब्जा करने के बात को ही हम लोकतंत्र मानते हैं? और यदि चुनाव लड़ना ही लोकतंत्र है, सरकार बनाना ही लोकतंत्र है, तो फिर थोड़ा पहले चुनाव की ही बात कर लेते हैं। हम ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के अंदर हम चुनाव लड़ते हैं जिसके अंदर हम, क्योंकि हिंदू और मुसलमान के नफरत की को आधार बनाकर बात करते हैं, तो हमारी राजनीतिक व्यवस्था में चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए ना तो हिंदू को मुसलमान का वोट चाहिए और इसी प्रकार ना मुसलमान को हिंदू का वोट चाहिए। जब नफरत बढ़ाने से राजनीति करी जा सकती हो या चुनाव जीते जा सकते हो, सरकार बनाई जा सकती हो,
तो फिर नफरत कम क्यों होगी? फिर तो नफरत बढ़ेगी। नफरत बढ़ाने से ही यदि सरकार बना सकते हैं तो नफरत बढ़ाना जरूरी हो गया ना। सरकार ध्रुवीकरण करो, गठबंधन करो, भ्रष्ट समझौते करो, खरीद फरोख्त करो, धन बल बाहुबल का बोलबाला करो और सरकार बनाओ। जब तक देखिए हिंदू मुसलमान दोनों को ही बिना हिंदू और मुसलमान दोनों के बिना बहुमत नहीं बनेगा, तब तक मेरे विचार से इस नफरत की राजनीति को समाप्त करना असंभव ही है। जो हमने पिछले 75 सालों की राजनीति में हमने लगातार देखा कि जब तक हम ऐसी राजनीति ना करें जिसमें सभी तरह के लोग, सभी पक्ष के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी वर्गों के लोग उस राजनीति में भागीदार बने, जिनके सबके बहुमत से सरकार बने, तभी यह नफरत का वातावरण समाप्त हो सकता है। जी प्रेम जी। सत्यदेव चौधरी साहब ने अपनी राय रखी। मैं आज अपने दर्शकों को बता दूं कि आज आप अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे तो वो प्रतिक्रियाएं हम लगातार टीवी चैनल पर दिखाएंगे, अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे और इसके साथ साथ आपके उठाए गए प्रश्नों पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं देवेंद्र प्रमुख जी। देवेंद्र प्रमुख जी, आपने सत्यदेव चौधरी जी को सुना कि इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है, तो इसके लिए समाज के हर समूह का, हर वर्ग का, जाति धर्म का, सबका सहयोग जो है लेकर के ही चलना पड़ेगा। क्या राय रखते हैं आप? देखिए प्रेम सर, बिल्कुल मैं चौधरी साहब की बात से सहमत हूँ और ये होना भी चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि सबको साथ लेकर चलना। और मैं तो ये भी कहता हूँ सरकार जिसकी है जिम्मेदार, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा उनकी बढ़ती भी है और उन्हें जवाबदेही होती भी है। और सरकार में अगर विश्लेषण के तौर पर जाएंगे तो ये भी कोशिश करते हैं कि हमसे पहला शासन था या हमसे बाद में क्या रहा, उसका बीच का सिस्टम किस किस का कौन कौन सा क्या रहा। नफरत वाली जो बात रही है ये बड़ी गंभीर बात है, बड़ी गहन बात है। इस पर चर्चा के लिए बहुत ध्यान से बात रखनी पड़ेगी और थोड़ी सत्ता भी इस पर रखनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का शासन 2014 के बाद जैसे स्थायी रूप से देश में देखा जा रहा है और विभिन्न प्रदेशों में जिस तरह से सरकार चली है और कोई दूसरी पार्टियों की सरकार भी आई है, उनकी अपेक्षा अगर तुलना की जाए आज भी तो जहां जहां जैसे उत्तर प्रदेश पे जिक्र करें, देश का सबसे बड़ा राज्य है, 2014 के बाद जो बदलाव आए हैं पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद विशेष रूप से जो बदलाव आए हैं, वो सबसे ज्यादा दिक्कत आती थी कि सबसे ज्यादा जो दंगे या फसाद हुए थे और सरकारों में सपा की जो है वो पूर्ण बहुमत की सरकार रही थी, बसपा की उससे पहले पूर्ण बहुमत की सरकार रही थी, लेकिन दंगे और फसाद पर कोई रोक नहीं लगा पाया। ये पहला मौका है जब उत्तर प्रदेश शांत हुआ है, बिगर दंगे का पर रहा। और हिंदू और मुसलमान की भी बात आई है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि विपक्ष जो है वो हमेशा कोशिश करता है, इंगित तो करता है हिंदू और मुसलमान, लेकिन हिंदू मुसलमान की जो विशेष रूप से दूरी है वो कम भी हुई है। और चाहे सरकार को विपक्ष के लोग माने ना माने, मैं ये भी मानता हूं कि ये 2017 के बाद एक भूमिका ऐसी रही है कि मुस्लिम समाज का वोट भी बीजेपी को मिला है। कई डिसीजन ऐसे आए हैं जो मुस्लिम समाज के हित में भी हैं। कानून व्यवस्था को लेकर मुस्लिम समाज बहुत संकुच दिखता है। लेकिन देवेंद्र जी प्रश्न ये नहीं है भाई बीजेपी सत्ता में है, वो साबित करे या आप साबित कर रहे हैं कि हमें सभी वर्ग का वोट मिल रहा है, मुसलमान भी आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन एक चिंता जो है, देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं भी दंगा हो जाता है, रोकने वाली जो शक्तियां हैं, सरकारी मशीनरी हैं, पावर है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, सबकी सब क्या लाचार है? वो लोग ज्यादा मजबूत है क्या जो दंगा कराना चाहते हैं? जी नहीं सर, ये क्वेश्चन बहुत दमदार है प्रेम सर आपका कि ये जो जैसे आपने कहा कि और भी सरकारें, और अब विश्लेषण के तौर पर जैसे आप दिल्ली की बात करने लगे हैं, वहां आम आदमी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, पंजाब में पूर्ण की है, कांग्रेस की भी 3 से 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार अपनी चल रही है, अपने बल पर चल रही है।
अगर इनकी समीक्षा की बात होने लगे कि कौन सा किस देश में क्या हालत रहे, सबसे ज्यादा हमें विचार करना पड़ रहा है कि बिहार की जो परिस्थिति बदली है ये एक गंभीर विषय है, और पंजाब पर भी गंभीर मैं विषय उसे कहूंगा कि पंजाब की जो स्थिति है वो भी खतरनाक है। उस पर भी चर्चा कि वहां सरकार जरूर बदली है लेकिन कुछ चीज जो खत्म हो गई थी, जिसके लिए सबने ही प्रयास किया था, चाहे वो कांग्रेस की सरकार भी थी, उससे त्रस्त थे और बड़ा नुकसान देश ने उठाया था। आज दोबारा से जिस तरह से वहां दो इस तरीके की शक्तियां अपने सर को उठा रही हैं, वो भी देश के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात हो नहीं सकती। और बिहार की कानून व्यवस्था पर भी थोड़ा सा जो है दोबारा से जो वहाँ कुछ शांत लगा था, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार को भी जो है कानून के नाम से पहचाना जाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो स्थिति रही उसमें बिहार में थोड़ा डिफरेंस आप भी इसलिए कहोगे कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था सुधरी थी, लॉ एंड ऑर्डर सुधरा था, वो बरकरार है दोबारा सरकार बनने के बाद भी। लेकिन बिहार की स्थिति ऐसी नहीं रह पा रही और बिहार में ये चीज नहीं हो पा रही है। पंजाब भी जो है, फिर भी इनकी अपेक्षा मैं यही कहूंगा कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं हमारे विपक्ष के साथी भी लोग, हमें डिबेट में रोज सुनने को पड़ता है, तो सरकार का प्रयास रहता है। पहली प्राथमिकता ये भी है लोकतंत्र में जो आपने कही है कि ये सबकी हमकी जिम्मेदारी है। मैं ये भी कहता हूं कि विपक्ष का काम भी है कि सरकार को जो है इंगित करे बार बार, चाहे वो विकास का मामला हो, सुरक्षा का मामला हो, या देश की एकता अखंडता का मामला हो, और सरकार का काम भी है कि भाई आप इंगित हो रहे तो उस पर काम करें। लेकिन जो भी जिम्मेदार व्यक्ति कहीं पद पर बैठा है या जिम्मेदारी उसकी है तो उस पर सवाल उठ रहे हैं, प्रयास तो वो करते हैं सभी लोग अपनी तरफ से कि अच्छा शासन सुशासन दें, जनता की नजरों में बने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमियां निकलती रहती हैं। और फिर भी मैं यही कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का यही प्रयास है कि सबका साथ, सबका विकास, सबको लेकर एक साथ चलना, और हिंदू मुसलमान जैसी स्थिति इस देश में ना बने। पहले बहुत ही दंगे फसाद हुए करते थे, जब से शासन आया इसमें थोड़ा सा कमी आई है, ये स्वीकार हो या ना हो ये विपक्ष की मर्जी है। नहीं, मैं एक बात पूछूं आपसे। जी सर। जब आप सबका साथ सबका विकास की हो, इन मुसलमानों को भागीदार क्यों नहीं बनाते आप? नहीं सर, मुसलमान चुनाव में भागीदार टिकट हैं नहीं हमारी दोगे, सरकार में, 20 मुसलमान 25 कहाँ हम सरकार से बाहर है। जब आप टिकट ही नहीं दोगे चलिए तो बातचीत का भागीदार कहाँ है? सिलसिला जी, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। एक बड़ा सवाल तो है ही कि भारतीय जनता पार्टी चाहे गुजरात में ले लीजिए, एक भी मुस्लिम प्रतिनिधि नहीं है, केंद्र में देख लीजिए जो भी थे वो भी अब हट जा चुके हैं, इसलिए सवाल तो बड़ा है ही। मैं आता हूँ ब्रजेश भाटी जी के पास। ब्रजेश जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी प्रेम जी, फ्रेम फ्रीज है आपका। मेरी आवाज आ रही है? ब्रजेश भाटी जी, लगता मेरी है आवाज मुझे आ रही है आपको? जी जी आवाज आ रही है तो जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। तो ब्रजेश जी बिल्कुल आ रही है। ये जिस विमर्श में आप शामिल हो कि ये जो देश में सब कुछ हो रहा है डी कंट्रोल हो गया है, जो कंट्रोलिंग सिस्टम है हमारा वो वर्क नहीं कर रहा है, जनता जो अपने ढंग से माने कहीं अराजकता की ओर तो नहीं बढ़ रही, डेमोक्रेसी अपना अपना दम तो नहीं तोड़ रही है। क्या डेमोक्रेसी में कोई खोट है? इसमें किसी सुधार की जरूरत है क्या? जी प्रेम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जो आज की डिबेट है, जिसका मंथन हम लोग कर रहे हैं, इसकी जड़ पर हमें जाना पड़ेगा कि भाई लोकतंत्र की बात हो रही है। यहाँ पर सरकारें किसी की रही हो, आज भाजपा की है, उससे पहले कांग्रेस की रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर चीजों को देखा जाए तो चीजें दस की तस है। आप देख लीजिए आम आदमी को क्या मिला। आम आदमी को आज भी कुछ नहीं मिला। आम आदमी आज भी उसी भ्रम में पैदा हो रहा है कि भाई हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, जातिवाद की बात हो रही है, लोकतंत्र को कहीं भी बचाने की बात नहीं हो रही है। बीजेपी के हमारे बड़े भाई प्रमुख साहब कह रहे थे, बड़े सीनियर हैं हमारे, बड़ा सम्मान करते हैं इनका हम, लेकिन आज भी देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा आप रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में किस तरह की चीजें हो रही हैं। एक अतीक अहमद का मामला हो, इससे पहले और सारे मामले हो, या लोकतंत्र को बचाने की बात नहीं हो रही। सरकारी एजेंसियां किस तरह काम कर रही हैं, सीबीआई, तुम्हारी जितनी भी एजेंसियां हैं, किस तरह तंत्र को खत्म करने की बात हो रही है। लोकतंत्र को बचाने की बात तो कहीं हो ही नहीं। लोकतंत्र बचता सब समुदाय मिलकर काम करते हैं। ये देश एक ऐसा देश है जहां पर सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। किसान यूनियन से हम आते हैं,
आज की डेट में हमारी यूनियन में या पूर्व किसान जो भी है, किसी कोई जाति नहीं है, सब धर्म सब जाति के लोग वहां रहते हैं। लेकिन कहीं भी लोकतंत्र की बात आती है तो वहां बंटवारा है राजनीतिक पार्टी के नेता। मैं सभी पार्टियों के लिए कह रहा हूँ, भाजपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सभी पार्टियों के लिए कह रहा हूँ, कोई भी पार्टी लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं जा रही। सब अपने धर्म से, सब अपने स्वार्थ से लोगों को बांटने का काम करते हैं। और जो दंगे की बात अभी सब लोग कर रहे थे, दंगा कोई आम आदमी नहीं करता, ना आम आदमी कभी चाहता है, ना किसी धर्म का व्यक्ति कोई चाहता है कि किसी प्रदेश में देश में दंगा हो। ये पार्टी के नेता ही दंगे की तरफ भड़काने का काम करते हैं, लोगों में आग लाने की बात करते हैं, कोई भाजपा का हो या किसी और पार्टी का हो, कोई मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, यही लोग कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र को बढ़ाने की कोई बात नहीं कर रहे। जी जी, इशू है कनेक्शन का इशू बहुत बार बार हमें दिक्कत कर रहा है। लेकिन अब लगता है कि मेरी कनेक्ट हो बात पहुंच चुकी गई है। सब तक? जी जी बिल्कुल, आपकी बात पहुंच गई है। मैं सबसे आखिर में आऊंगा सत्य प्रकाश जी आपके पास, शक्ति प्रकाश जी। मैं इससे पहले शैलेंद्र दुबे जी को जोड़ना चाहता हूं। शैलेंद्र दुबे जी, आपने सबको सुना। एक तरफ देश में नफरत फैलता जा रहा है, फैलती जा रही है, और दूसरी तरफ जो डेमोक्रेटिक ढांचा जो है वो उस पर एक्ट नहीं कर पा रहा है। सिर्फ एक प्रश्न नहीं है, हर मामले में भ्रष्टाचार करके चले जाते, देश छोड़ के चले जाते। भाई हिंडनबर्ग और अडानी का भी मामला है, शेल कंपनियों का भी मामला है, सारी स्वायत्त संस्थानें हैं, सेबी है, सीबीआई है, ईडी है, लेकिन फिर भी घटनाएं तो घट रही है, लूटपाट तो मच रहा है, विदेश में पैसे जा रहे हैं। हर साल 1.25 लाख के करीब जो अरबपति हैं वो देश छोड़ करके जा रहे हैं। ये गरीब गरीब हो रहे हैं, अमीर अमीर हो रहा है। तो क्या ये इस ऐसे लोकतंत्र का मतलब क्या है जो जनता के लिए हो ही नहीं? देखिए प्रेम जी, मेरा इसमें स्पष्ट मानना है और मेरा मत थोड़ा अलग है। हमारे समाज में बहुत सारे इश्यूज होते हैं और सारे इश्यूज के लिए अगर हम जिम्मेदार सिर्फ सरकारों को ठहराने का प्रयास करें तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूं नफरत की, तो नफरत जो है उसके लिए विकास जो है एक मुद्दा नहीं है। नफरत आपके जो रीति रिवाज हैं, आपका रहन सहन है, आपकी जीवन जीने की जो पद्धति है, वहां से शुरू होती है। और बहुत सारे अगर होलिस्टिक अप्रोच में अगर हम देखने का प्रयास करें तो नफरत के बहुआयामी इश्यूज हो सकते हैं, उनको लेकर है। उसमें जो सबसे पहले जो जिम्मेदारी है वो समाज की है। वो क्यों है? मान लीजिए, अगर मैं देश आजाद होने के बाद अगर जो हम बात कर रहे हैं, जो 47 में उसमें आजादी मिली उसके बाद की बात कर रहे हैं, क्या उससे पहले जो हमारे पास समस्याएं नहीं थी? अगर उससे पहले मैं पहली शताब्दी से लेके जो है और अभी तक जो हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, तो किस शताब्दी में समस्याएं नहीं थी? जो किस शताब्दी में जो नफरत नहीं थी, इसको हमें समझने का प्रयास करना पड़ेगा। और ये बढ़ोतरी कब हुई है? जब अगर मैं प्रारब्ध में जाने का प्रयास करूं तो जैसे ही मुगल हमारे जो है यहाँ पर आए हैं, उसके बाद आपको एक क्रमबद्ध तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिली है। उसके बाद चाहे ब्रिटिशर्स हों, उसके बाद फिर जो है ये अभी आजादी के बाद की जो परिस्थितियां हों, तो उसमें है क्या? सबसे पहली जो बात है, अभी जो हिंदू या मुसलमान की बात आती है, तो आप चाहे या न चाहे, आप ये कभी ये नहीं ऐसा हो सकता कि इस विषय पर चर्चा ना हो। क्यों? क्योंकि जब हमारे देश का विभाजन का आधार ही जो है धार्मिक रहा है, आप कैसे मतलब जो इसको इग्नोर कर सकते हैं कि इस पर चर्चा ना हो? और मेरा मानना ये है स्पष्ट कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करना बहुत आवश्यक है। वो पक्ष चर्चा से दूर भागना चाहेगा जिस पक्ष को करेक्शन के लिए। शैलेंद्र दुबे जी, कहाँ बात कर रहे हैं आप? कहाँ चर्चा की बात करें? चर्चा तो लोकतांत्रिक चीज होती है। चर्चा से दूर भागते हैं तब तो हम सांप्रदायिकता की ओर जा रहे हैं, तब तो, और उस सांप्रदायिकता को रोक नहीं पा रहे। आप कह रहे हैं इसका कारण बंटवारा है, धर्म के आधार पर ऐसा हो गया। बंटवारा क्या है? बंटवारा नहीं हुआ, हमसे कोई अलग हुआ। हम तो हिंदुस्तान है ही, हमसे कोई अलग हुआ, बंटवारा नहीं है वो। और फिर ये एक अलग डिबेट हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि सब लोग ठीक हो जाएं अपने अपने समाज में,
सब ये तो धार्मिक प्रवचन है। धर्म के लोग बोलते हैं कि हर आदमी सुधरेगा तो जग सुधरेगा, फिर सरकार की जरूरत क्या है? शैलेंद्र दुबे जी, हर आदमी सुधर जाएगा, जग सुधर जाएगा। देखिए प्रेम जी, मैंने इसीलिए कहा कि इधर नफरत की बात करेंगे तो आप अगर ये कहने का प्रयास करें कि सरकार के ऊपर जिम्मेदारी डाल के नफरत को खत्म किया जा सकता है, तो किसी भी पार्टी की सरकार हो, आप इसको लिख लीजिए, चाहे ऐसे 100 वर्ष 200 वर्ष 500 वर्ष, वो कभी जो समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें समाज की अहम भूमिका है। वो क्यों है? अभी मान लीजिए, अभी विषय आ रहा था, आजादी की बात करूंगा। अभी विषय आ रहा था, अभी रामनवमी के उत्सव के जो कार्यक्रम हो रहे हैं तमाम प्रदेशों में, वो विषय आ रहा था। अब मान लीजिए, अभी हमारे सामने एक सिद्धांत है, महाभारत का एक श्लोक है, अहिंसा परमो धर्मा, जबकि ये आधा श्लोक है। पूरा श्लोक क्या है? अहिंसा परमो धर्मा, धर्म अहिंसा परमो धर्मा। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है, आ रही है। तो जो ये आधा श्लोक जो बोलने का प्रयास किया कि अहिंसा परमो धर्मा, ये नहीं है, धर्म रक्षित तथैव च, धर्म रक्षित तथैव च। तो ये जो पूरा श्लोक है, उस श्लोक का जो सारांश है वो क्या है? वो सारांश यही है कि जो है अहिंसा परम धर्म है, उसके साथ में यदि कोई खिलाफ जाता है तो उसके लिए हिंसा का भी प्रयोग करना वो भी उतना ही श्रेष्ठ है। अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, इस देश में संविधान का राज है, तो किसी भी देश के हिस्से में अगर कोई भी आदमी अपने जो पूजा पद्धति को लेकर, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, कोई भी जाता है, तो किसी दूसरे को क्या अधिकार है कि वो उस पर पत्थर बरसाएगा? आप बताइए। जो इस पे जो है, पहले जो समाज के लोग हैं उनको नहीं चाहिए? मैं ये कहता हूं, अगर हिंदू धर्म में अगर समस्या है तो सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी है, कोई दूसरा थोड़ी वो उसको आके ठीक करेगा। जो प्रणेता है, जो अग्रणी जो लोग हैं, वो जो मैं कहना चाहूंगा, मौलाना शैलेंद्र दुबे जी थोड़ा सा रुक जाइए। ये जो हम बोलते हैं ना कि हिंदू धर्म में कुछ समस्या है तो जिम्मेदारी हमारी है, और बोल रहे हैं शैलेंद्र दुबे, यहाँ पर अगर कोई शमीम खान होते तो वो कहते कि जिम्मेदारी हमारी है। यहाँ किसी शमीम और किसी शैलेंद्र की बात नहीं हो रही है, यहाँ सरकार की बात हो रही है। जिम्मेदार सरकार जो न शमीम के लिए है, न सिर्फ शमीम के लिए, न सिर्फ शैलेंद्र के लिए है, वो सबके लिए है। सरकार सबके लिए है। हमारी जिम्मेदारी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, सरकार व्यवस्था बनाती। ये कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, ये कोई खालिस्तान नहीं है जी। मैं दूसरे भाग पे भी अब मैं आ रहा हूँ। अब बात सरकार की जिम्मेदारी की होती है तो किसी भी व्यवस्था में एब्सोल्यूट आप नहीं हो सकते। आपको देखना ये पड़ेगा कि तुलनात्मक दूसरी व्यवस्था के हमने कितना जो इम्प्रूव अपने को किया है। अब उदाहरण के तौर पे अभी बात आप कर रहे थे, आपने इकोनॉमिकल इश्यूज की बात करी, मेरा बैकग्राउंड चूंकि इकोनॉमी से है, आपने हिंडनबर्ग की बात करी, मैं इसी को कोट कर देता हूँ। एक बात बताइए, एक शॉर्ट सेलर कंपनी जिसके अपने क्रेडेंशियल्स जो क्वेश्चनड है, अगर उसकी कोई भी इस तरह की रिपोर्ट आ जाती है, शैलेंद्र दुबे जी, क्रेडेंशियल अपनी जगह है, शेल कंपनियों से डाइवर्जन हुआ है, ये सच्चाई अपनी जगह है। हिंडनबर्ग गलत है, इसीलिए हम अपनी गलती तरफ नहीं देखेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं शक्ति प्रकाश जी के पास आना चाहता हूं, क्षमा के साथ, उनको मैं जोड़ नहीं पाया हूं। शक्ति प्रकाश जी, आप डिबेट सुन रहे हैं, चर्चा सुन रहे हैं, आप बताएं कि कैसे ये जो हमारी डेमोक्रेसी फेल होती दिख रही है, क्यों फेल हो रही है? क्या ऐसा नहीं है कि इस डेमोक्रेसी में कोई बड़ी खामी है जिसको दूर करने की जरूरत है? जी देखिए प्रेम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा विषय आपने उठाया और पहली बार आपके पैनल में मैं शामिल हुआ हूं, और जितने भी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। जो मुद्दे आपने उठाए हैं बहुत अहम है, और आज के संदर्भ में तो बहुत ज्यादा। आपने पूछा हमसे कि क्या लोकतंत्र खतरे में है। मेरा ये नहीं मानना है, बिल्कुल खतरे में नहीं है। मैं ये मानता हूं कि 1947 के बाद आज तक अलग अलग दौर में अलग अलग चुनौतियां रही, और सब चुनौतियों को हमारे सत्ता पे बैठे हुए लोगों ने अपनी क्षमता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके उसको पूरा करने की कोशिश की। लेकिन एक इशू है जिसको मैं प्रमुखता से उठाना चाहता हूं। इस लोकतंत्र में मूल्य प्रधान मुद्दे गौण हो गए हैं, भावना प्रधान मुद्दे अब बहुत
बहुत दृढ़ता से हावी हो जाते हैं। जब तक लोकतंत्र में एक आम आदमी जिससे लोकतंत्र बनता है उसके मुद्दे केंद्र में नहीं आएंगे, भावना प्रधान मुद्दे केंद्र में रहेंगे, हमारा लोकतंत्र सही मायने में जो आम आदमी है, जो आम जनता है, जो गरीब लोग हैं, जहां विकास की रोशनी नहीं पहुंच रही है, जिनके खिड़की से विकास की रोशनी नहीं पहुंच पाती, विकास के पायदान में सबसे नीचे हैं, वहां लोकतंत्र की रोशनी नहीं पहुंच पा रही है। ये मेरा दृढ़ता से मानना है। आप चले जाइए, आज हम किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हम अलग अलग मुद्दे पे बात कर सकते हैं, लेकिन जो अहम मुद्दा है कि लोग वोट देते हैं, लोग अपने परिवार और अपने सदस्यों के परेशानियों का सामना नहीं करते, वो अगले को देखते हैं। इनको हटाना है इसलिए इनको वोट देना है, अल्टरनेट में इनको रखना है इसलिए इनको वोट देना है। और यही वजह है कि लोकतंत्र में जो मेन मुद्दे हैं वो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया से भी गायब हैं और हमारे डिस्कशन का हिस्सा भी नहीं बनते हैं। और आम आदमी उसी तरह से, ट्रेन की बात करें तो आप स्लीपर और जनरल बॉगी में देखें कि किस तरह से लोग ट्रैवल करते हैं। आप चले जाइए अस्पताल में, कैसे पर्ची कटाते हैं और क्या समस्याएं उन लोगों को आती है। क्या इस विषय पे कभी चर्चा होती है मेन स्ट्रीम मीडिया में? क्या इस विषय पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? लोकतंत्र असल मायने में आम जनता, आम लोगों के लिए बना है। इसमें आज के डेट में अगर हम कहें तो 47 के बाद से अब तक अगर आप निगेटिव चीज की बात करें तो लोकतंत्र का जो निगेटिव रूप में निगेटिव ग्राफ हुआ है वो ये हुआ है कि आम जनता बाहर हो गई है इस पूरे सिस्टम से। एक रूरल क्लास हो गया है जो सत्तासीन होता है, वो चाहे किसी भी दल का हो, वो अपने हिसाब से मुद्दे बनाता है, अपने हिसाब से तय करता है, अपने हिसाब से नारा करता है और उस नारे में लोग घूमते रह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शक्ति प्रकाश जी, आप सही बात कर रहे हैं कि पिछले 75 साल में जो हमारा लोकतंत्र परिपक्व हुआ माना जाता है, लेकिन ये लोकतंत्र किसी अमीर को और अमीर बना रहा है, गरीब को और गरीब बना रहा है। मगर हम ये देख रहे हैं कि सॉल्यूशन नहीं है। हम आते हैं सत्यदेव चौधरी जी के पास कि क्या वास्तव में जो शक्ति प्रकाश जी कह रहे हैं कि जनता के द्वारा जनता के लिए जो शासन होता है लोकतंत्र, क्या वास्तव में ये हमारी व्यवस्था वैसी है क्या? देखिए प्रेम जी, आजादी से हम पहले की बात करें तो ना तो उस समय लोकतंत्र था, ना चुनाव होते थे और ना ही बहुमत से कोई सरकारी व्यवस्था थी। ये सारा बात तो राजनीतिक व्यवस्था तो बाद में आई ना, अंग्रेजों से आजादी लेने के पश्चात आई कि हमने चुनाव करवाने शुरू किए और बहुमत से सरकारें बनानी शुरू करी और लोकतंत्र को हमने स्वीकार किया। अब मेन मुद्दा इसका यही है आज के दिन कि हमने कैसा लोकतंत्र, कैसी चुनावी प्रक्रिया और किस तरह के बहुमत से हमने सरकारें बनाई कि जिसके अंदर लोकतंत्र रहते हुए भी सिवाय नफरत के हमें कुछ मिला ही नहीं। ये तो हम जबरदस्ती की बेमानी बातें करते हैं, कुछ भी ये क्लेम कर करके कि आज हमारी सरकार ऐसी है, आज उसकी सरकार ऐसी थी। ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या राजनीति जब हमने आरंभ करी तभी से ये समस्या बनी हुई है कि हमने एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत नहीं करी। अगर हम अच्छी राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत करते तो शायद आज हमारे को नफरत की और घृणा की राजनीतिक व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। मैं आपसे यही समझना चाह रहा हूं कि कैसे बहुमत से हमने सरकारें बनाई जिसमें हमारे मतदाताओं का कोई योगदान ही नहीं है। हमने तो खाली चुनाव देके एक प्रक्रिया बना दी, फिर बहुमत का फैसला कोई दूसरे करते हैं। बहुमत का फैसला मतदाता करता है क्या? जिसके पास ज्यादा मतदाता है जो उनका कोई योगदान ही नहीं है। ज्यादा जिसके पास ज्यादा आप कह रहे हैं सत्यदेव चौधरी जी, आप कह रहे हैं कि जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिल जाता है इसके बावजूद उसकी सरकार नहीं बन पाती है और सांसद जो चुनकर आते हैं वो तो सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलता है वही सांसद बनता है, लेकिन वही सांसद लोकसभा में जाकर के वोटर बन जाता है
और वोटर बन करके किसी मैजिक फिगर के लिए वो वर्क करने लगता है, मैजिक फिगर का हिस्सा बन जाता है। मैजिक फिगर भी स्थिर नहीं रहता है। कभी लोकसभा में जितने लोग मौजूद हैं उनके आधे से ज्यादा बहुमत ले आइए तो बहुमत हो जाता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब एक बार किसी को बहुमत मिल गया, सरकार बन गई, तो फिर बार बार उसको टेस्टिंग पर क्यों डाला जाता है? जी, समस्या हमारी यही है कि हम बहुमत का फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं। बहुमत का फैसला कैसे होगा? सत्यदेव चौधरी जी। जी बोलूं मैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए इसी सवाल के साथ मैं देवेंद्र प्रमुख जी को जोड़ता हूं। क्या देवेंद्र जी, आपकी पार्टी तो 1984 में आई। देवेंद्र जी, आपकी पार्टी ने 1984 में जन्म लिया, अपना नाम भी बदलना पड़ गया जनसंघ को, अगर बोले कि पूर्ववर्ती पार्टी थी। तो जब पार्टी को अपना नाम बदलना पड़ जा रहा है, लोकतंत्र को बदलने की जरूरत नहीं है क्या? देवेंद्र प्रमुख प्रेम सर, आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है आपकी अच्छे से, एक बार मुझे रिपीट कर दीजिए। देवेंद्र जी, हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, अब आवाज मिल रही है जी। देवेंद्र प्रमुख जी हमें सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, मेरा सवाल ये था कि भारतीय जनता पार्टी तो 84 में आई, उससे पहले अगर पूर्व पार्टी बदल गई जी देवेंद्र जी, आप बोलें। प्रेम सर, आपका क्वेश्चन था 84 से लेकर पार्टी का, जो आपने जिक्र किया कि आप पार्टी बदल गई, लोकतंत्र पूरी तरह से मिला नहीं लेकिन कुछ मिला। मुझको थोड़ा सा मैं ये करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है, इतिहास उसका उठाकर देखें तो सबसे संघर्षशील पार्टियों में से एक है। और लोकतंत्र में पार्टी में बड़ा अंतर है। पार्टी जनसंघ जब भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। ये तो पार्टी का नाम देने की बात नहीं थी, काम करने का तरीका था। और दूसरा, जिस तरह से आपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करी है, तो मैंने, जैसे शैलेंद्र सर ने कहा, उस चीज पर भी निकल कर आया कि सच्चाई कुछ और है। और पार्टियों की जितनी जिम्मेदारी है वहां तक भी ठीक है। पार्टी जितनी आज इस देश में काम कर रही है, इससे पहले जो काम कर रही थी, जितनी पार्टियों का शासन था, अगर आप सब में मिलाकर एक सर्वेक्षण के दौरान जब विश्लेषण होकर निकल कर आएगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। अब ये पूछेंगे आप, इस पे तथ्य की जो बात है कि किस सरकार में किस समय कहां कहां क्या क्या दिक्कत लोकतंत्र में नहीं आई। अगर आज थोड़ा सा जिस पर हम जिक्र करते हैं, जिसकी बात करते हैं, जिसकी चर्चा हो भी रही है, वो यही है सबसे पहले कि देश का लोकतंत्र बचाने के लिए देश की कानून व्यवस्था सबसे पहले दुरुस्त और अच्छी होनी चाहिए। उस पर सरकार ने प्रयास किया है। घोटाले भी होते थे पहले, और बड़े बड़े ऐसे ऐसे घोटाले हुए थे कि ऐतिहासिक थे, वो खुलते भी थे, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2014 के बाद घोटाले जो खुलते हैं, उन खुलने के बाद उन पर कार्रवाई होती है। विपक्ष बेशक उस पर जो है इंगित करता है, सवाल या निशान लगाता है, उसकी बात भी सुनी जाती है। हम हमेशा कहते हैं, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने नीरव मोदी से लेकर मोदी नाम को जो है संसद में लेकर खड़ा किया, उनकी सदस्यता भी की। अगर वो उन्हें लगता है कि उनके साथ गलत कार्रवाई हुई है, तो आप तथ्य के साथ, दम के साथ कोर्ट का भी सामना करें। कोर्ट में आइए, भी स्वागत होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कार्रवाई कितनी कहां कहां हुई है,
वो सरकार का काम भी है। हम जवाब देते हैं हर चीज का। अब वो किसी को सेटिस्फाई कर पाता है, किसी को नहीं कर पाता। ये जिम्मेदारी विपक्ष की है, हमारा काम है जवाब देना, और हम प्रयास भी करते हैं तथ्य के साथ। मैं ये भी कहना चाहूंगा आपको कि देश की आजादी के बाद अगर 47 का जिक्र किया जाए, उसके बाद सरकारों का जिक्र किया जाए, सीमाओं की सुरक्षा का जिक्र किया जाए, कानून व्यवस्था का जिक्र किया जाए, भ्रष्टाचार का जिक्र किया जाए और भ्रष्टाचारियों का जिक्र किया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी पहली इस देश की ऐसी पार्टी है, पहली ऐसी सरकार है कि जिसके शासन में सबसे ज्यादा कार्रवाइयां हुई है। ईडी कांग्रेस ने बनाई थी, निर्माण कांग्रेस ने किया। अगर उसका यूज हो रहा है, ईडी के माध्यम से धन इकट्ठा हुआ है, तो उस धन का कहीं ना कहीं देश के प्रति काम आ रहा है। और सवाल उठता है कि बीजेपी वालों पर क्यों नहीं होता। अरे भैया, आपके पास कोई तथ्य है, आपके पास एविडेंस है, तो सीधे आप सरकार को भेजिए, जनता के बीच में भेजिए, चैनल के माध्यम से आइए और कोर्ट में भी जाइए। हम तो ये कहते हैं कि किसी भी सरकार का कोई भी नेता अगर गबन करता, वो ईडीआई और सीबीआई के चुंगन में उसका नाम आता है, तो वो कोई नहीं बचेगा। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई नेता इसमें कोई आया भी है, तो उस पर भी कार्रवाई होने से बचता नहीं है। ऐसा शासन में अंतर है कि और सरकारों ने और नेताओं ने किस तरह की सरकार चलाई है और आज का शासन किस तरह से चल रहा है, ये फर्क है सरकार। जी देवेंद्र जी, आपने बीजेपी का पक्ष रखा। सत्यदेव चौधरी जी कुछ हस्तक्षेप करना चाहते हैं, उसके तुरंत बाद मैं शैलेंद्र जी के पास आऊंगा। जी चौधरी साहब। देखिए, आज के जो सत्ताधारी हैं, मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति को लोकतंत्र मानोगे? क्या ये खरीद फरोख्त करके किसी की भी सरकार को गिरा देना, किसी की भी सरकार को बना देना, इसको आप लोकतंत्र मानोगे? खरीद फरोख्त करके, भ्रष्टाचार करके बहुमत बना लेना, क्या हम इसको लोकतंत्र मानेंगे? इस बहुमत का निर्णय क्यों नहीं है हमारे पास कि भाई चुनाव होने के बाद में स्पष्ट रूप से हम इसका बहुमत मानेंगे, जिसके सांसद ज्यादा है या तो उसका बहुमत मानो, या जिसके वोट ज्यादा है उसका बहुमत मानो। जिन मतदाताओं ने वोट दिया और उनके उम्मीदवार हार गए, उन उम्मीदवारों का और उन मतदाताओं का हमारी राजनीतिक व्यवस्था में क्या योगदान है? मतदाता को तो मैं हारा हुआ नहीं मानता, कम से कम मतदाता ने जब वोट दे दिया, आपने उसको ही नगण्य कर दिया हमारी राजनीतिक व्यवस्था में। आपसे मेरा मतलब यह है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में इसके ऊपर ध्यान तो ना विपक्षियों ने दिया, ना सत्ता वालों ने दिया। ये गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति कैसे खत्म हो, आप इसके ऊपर बात करिए। जी जब सत्यदेव चौधरी जी कहते हैं गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति, तो इसका मतलब ये होता है कि सरकार बनाने के लिए भ्रष्ट आचरण से, भ्रष्ट तरीकों से गठबंधन कर लेना, नीति से समझौता कर लेना, नीतियों से समझौता कर लेना, या फिर खरीद फरोख्त कर लेना, जिसके खिलाफ चुनाव में लड़ रहे थे उसी के साथ मिलकर के सरकार बना लेना। ये जो हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार बनाने की जो मजबूरियां हैं, जो विकृति है, उसी विकृति की ओर ध्यान दिला रहे हैं। जी शैलेंद्र दुबे जी, इसी बात को आप आगे बढ़ाएं। 1 सेकंड में जवाब दे दूं थोड़ा सा बस प्रेम सर, 30 सेकंड में। देवेंद्र जी, मैं सत्यव्रत चौधरी जी ने जिस तरह से बात की है, मुझे भी जो अच्छी बात है उसे स्वीकार करना चाहिए। मुझे भी अच्छा लगा, लोकतंत्र के लिए अच्छी पहल है कि कुछ चीज निकल कर आई, चर्चा के लिए बैठे हैं और उस पर हो। तो अगर ये चीज हो जाए तो ये किसी के लिए नुकसानदायक तो है नहीं, चाहे आज की सत्ता हो, चाहे विपक्ष के लोग हों या कोई भी हो। अगर ये चीज ये लोकतंत्र में हो सकती है, किसी चीज के बदलाव की कोई जरूरत है, तो ये एक सामूहिक दल जो है सब बैठकर इस पर चर्चा हो जाए और सब परमिशन दें, सर सरकार पर एक दबाव आए। देखिए मैं ही बता रहा हूं अपने गिरफ्त, सरकार के विपक्ष का ये कुछ चीज होती है। आप जो है अगर सरकार को घेरने के लिए, सरकार की जिम्मेदारी है ना, जब सब लोग इतनी मजबूती से घेर रहे हैं तो आपकी बात भी दमदार है। अगर सारा विपक्ष एक मुश्त होकर इस बात को लेकर आए तो इस पर चर्चा हो सकती है। हम बेशक छोटे स्तर पर इस पर चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गहन बड़ी बात है और 140 करोड़ लोगों की बात है, क्योंकि उनके मन के कितने प्रतिशत लोग ये चीज चाहते हैं कि संविधान में, लोकतंत्र में ये बदलाव हो सकता है, ये लाभदायक है या नहीं है, इससे तो कोई और खतरा पैदा ना हो जाए।
जी जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी जी आप देखिए, इसको विपक्ष बोलो या मैं कहता हूं कि बहुमत का फैसला करो। जब हमने बहुमत का ही फैसला नहीं कर रखा, कैसे बहुमत से सरकार बनाओगे? इसके ऊपर हमने कोई स्पष्टीकरण, कोई परिभाषा बना नहीं रखी। कभी आप कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो। सरकार बनाते समय 272 सांसद चाहिए, वो चाहे कितनी भी पार्टियों के हों, उसमें मतदाताओं का कोई योगदान नहीं है। और सरकार बन जाने के बाद आप कहते हैं कि 272 हमें चाहिए ही नहीं। फिर आप कहेंगे, फिर हमारी राजनीतिक व्यवस्था कहती है कि जो संसद में उपस्थित है उनका बहुमत चाहिए। 2 दिन पहले तो आपको इतने चाहिए थे, 2 दिन के बाद में आप कहते हो आज नहीं चाहिए। तो इसका स्पष्टीकरण तो नेता ही लोग करेंगे ना। अब हर चीज का जी ठिकाना आप छोड़ दोगे मतदाता के ऊपर, तो फिर नेता किस लिए है, सरकार किस लिए है, जी व्यवस्था किस जी लिए है? सिस्टम को बदलने का सवाल है सत्यदेव चौधरी जी। एक पार्टी भी अपने चाह करके कुछ नहीं कर सकती, ये संविधान में पर भी बदलाव लाना पड़ेगा और ये सर्वसम्मति से भी हो या अधिकाधिक सहमति से हो, लेकिन लोग अग्री तो करें कि इसकी आवश्यकता है। जी शैलेंद्र दुबे जी। देखिए, ये चुनावी सुधारों का विषय है और जिस तरह से परिसीमन अपेक्षित है 2026 में, क्योंकि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है। बहुत सी ऐसी लोकसभाएं हैं जहां 25 लाख से ऊपर मतदाताओं की संख्या है, बहुत सी ऐसी हैं जहां पर जो आपके 15 लाख से कम है। तो या तो ये आधार बन जाए कि जो वोट परसेंट के हिसाब से जिस दल को सबसे अधिक मत प्राप्त होगा, वो इसका मतलब सीधा साधा ये है कि उसको सबसे ज्यादा लोगों ने जो पसंद किया है, सबसे ज्यादा लोगों का जन समर्थन है पूरे देश के अंदर, तो वो तो एक निर्विवाद चीज हो सकती है। भाई जिस दल को सबसे ज्यादा जो मत मिला, वो दल जो सरकार बनाएगा, एक तो ये हो सकता है। और दूसरा ये है कि मान लीजिए अगर संख्या बल के हिसाब से किया जाए तो वैसी स्थिति में ये है कि उनको सीटों का परिसीमन इस तरह से करना पड़ेगा कि सभी सीटों में जो मतदाताओं की संख्या है वो इक्वल हो। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मान लीजिए नागालैंड या नॉर्थ ईस्ट में जहां पर लोकसभा की सीट है वहां पर जो है मतदाताओं की संख्या बहुत कम है, और जो प्लेन एरिया है, समतल एरिया है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, इनमें जो है काफी ज्यादा है। तो ये सुधार का विषय है, चुनावी सुधार का विषय है, और इस पर मेरा मानना यह है कि सभी दलों को बैठना चाहिए, अविलंब बैठना चाहिए। कारण क्या है कि ये काम जो जनता के द्वारा नहीं करना, ये जो है चुनावी जो दल हैं उनके द्वारा करना है, और ये पॉलिसी मैटर है, इसमें जनता का कोई नहीं। जनता ने तो हर परिस्थिति में वोट करना होता है, चाहे आप गठबंधन की सरकार बनाओ तो भी जनता ने वोट करना है, या किसी दल की सरकार बन जाए तो भी जनता ने वोट करना है। जनता ने मतदान दे दिया, उसके बाद जनता का काम खत्म हो गया। उसके बाद तो फिर ये व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए एक बहुत बड़ा जो चुनावी रिफॉर्म की आवश्यकता है, और मेरा मानना है सभी दलों को जो है बैठना चाहिए, इसमें किसी अविलंब बैठना चाहिए इसमें। तो जो अभी जो बात आ रही थी, जो नफरत की बात हो रही थी, सरकार के जो रिफॉर्म्स की बात आ रही थी, तो अगर इस तरह की व्यवस्था अगर बनती है, बहुमत का अगर स्पष्टीकरण हो जाता है, तो मेरा ये है कि कम से कम आंशिक तौर पे तो जो है जो सरकारी तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो जिस तरह का धन बल या और बलों का प्रयोग करना पड़ता है सरकारों के गठन के लिए, और बीच में भी ऐसी परिस्थिति आती है जब जो हंग मैंडेट होता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या है कि आप रिफॉर्म्स करना भी चाहते हैं, आप नहीं कर पाते, आप चाहते हुए भी जो अच्छे से सरकारी जो चुनावी जो कार्यक्रम है या जो भी नीतियां उनको बनाने के प्रयास करते हैं वो नहीं कर पाते। तो ऐसी परिस्थिति में यह है कि ये तो मूल है, मतलब अगर कहें कोई भी, इसमें तो अविलंब जो चर्चा के लिए बैठना चाहिए, क्योंकि जब तक आप जो चुनावी सुधार का जो अहम हिस्सा है, अहम ये पड़ाव है, इस पर जो अगर आप संदर्भित नहीं करेंगे तो चाहे 5 साल के बाद कोई भी सरकार बनेगी या 10 साल के बाद, तो वो जाहिर सी बात है चुनौतियां रहेंगी। इसको तो अविलंब जो है एड्रेस करने की आवश्यकता है, मेरा ऐसा स्पष्ट मत है। जी जी ब्रिजेश भाटी जी, आखिरी टिप्पणी के लिए आपके पास आता हूं, इस विषय पर आपकी आखिरी टिप्पणी। जी जी प्रेम जी, बात यही है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये चीजें जो है सभी हमारे शैलेंद्र दुबे जी ने बताया, भाई सब चीजों पर सब लोगों को बैठना चाहिए। सभी पार्टियों की विचारधारा एक है, कोई किसी पार्टी का बड़ा नेता को घोटाला कर दे, लेकिन कोई भी दल उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। पिसती कौन है? जनता पिसती है। आप देख लीजिए, जनता तो वोट करती है। आज मैंने एक बीजेपी के विधायक को जिता दिया है, और कल को उसे कहीं सत्ता का लाभ ना है, वो हम सबकी चीजों को दरकिनार करते हुए दूसरी पार्टी के साथ मिल जाता है। आदमी की और जनता की भावनाएं वहीं पर खत्म हो जाती हैं। और लोकतंत्र को बचाने की बात है, लोकतंत्र को बचाने की बात आप इस चैनल पे बार बार उठ रही है, 1 घंटे से हम सब लोग बैठे हुए हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं।
लोकतंत्र जब तक नहीं बचेगा जब तक राजनीतिक दलों के अंदर जो नेता हैं अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़ के जनता के बारे में भला करने के लिए नहीं सोचेंगे। जनता वोट करती है, सांसद विधायक चुने जाते हैं, लेकिन कहीं भी वो उस धरातल पर जाकर जनता की आवाज को नहीं उठाते। वो अपने कहीं ना कहीं स्वार्थ के विषीभूत होकर सब चीजों को दरकिनार कर अपने लाभ के लिए सोचते हैं। इसलिए लोकतंत्र को बचने की तो कोई स्थिति देश में बची नहीं रही है। जी, इस चर्चा को विराम देने का समय आ गया है। आज बहुत तरह की बाधाएं रही, नेटवर्किंग संबंधित समस्याएं रही। आप सबका बहुत बहुत आभार। देवेंद्र प्रमुख जी, ब्रजेश भाटी जी, शैलेंद्र दुबे जी, सत्यदेव चौधरी जी और शक्ति प्रकाश जी जो अभी स्क्रीन पर नहीं है, आप सबको बहुत बहुत आभार। आप तमाम दर्शकों का भी जो नियमित रूप से हमें देखा करते हैं। फिर लोकतंत्र पर ये चर्चा और गंभीर होती चली जाएगी। आप शिरकत करें, भागीदारी करें। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।